नमस्कार साथियों, आज मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आप अपने मन में सोचिए, आप एक बेहद भयानक डरावने जंगल में भटक गए हैं और अचानक से आपके सामने एक हिंसक डरावने भूखे भेड़ियों का झुंड आपके सामने आ जाता है। तो क्या आप उनसे क्षमा याचना प्रार्थना कर कर बच सकते हैं? आप उनसे गुहार लगाते हैं कि मुझे छोड़ दीजिए, मेरे जिस्म से अपनी भूख मत मिटाइए, तो क्या वो आपको छोड़ देंगे? अगर आप अपने मन में ऐसा सोचते हैं तो आपसे बड़ा मूर्ख इस पूरी दुनिया में और कोई व्यक्ति नहीं हो सकता, क्योंकि ये उनकी फितरत में शामिल है, उनके डीएनए में शामिल है। निरीह मासूम जानवरों को, इंसानों को मारना, पीठ पीछे से वार करना। और ये आज यज्ञ विदित हो गया है। 5 अगस्त को बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ। वहां की प्रधानमंत्री अवामी लीग की नेता शेख हसीना अपने प्राण बचाकर हमारे देश यानी भारत में आ गई। वही शेख हसीना जिनके पिताश्री यानी शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश का निर्माण किया, भारत की सेना के साथ मिलकर उन बांग्लादेशियों के ऊपर एहसान करा जिन बंगालियों की बहन बेटियों की इज्जत आबरू पाकिस्तान के हुक्मरान जो वहां के मुसलमान थे, यहां बंगाली मुसलमानों के साथ अत्याचार करते थे, उनके बच्चों को सूली पे लटका देते थे, आदमियों का सर कलम कर देते थे, उनकी बहन बेटियों के साथ वो दुष्कर्म करते थे, पूरा डीएनए चेंज करने के लिए। और तब शेख मुजीबुर रहमान ने एक योद्धा की तरह ना केवल बांग्लादेश को आजाद करवाया, आज बांग्लादेश बहुत उन्नत स्थिति पर था। लेकिन आप सोचिए, जब ये लोग शेख हसीना के नहीं हुए, शेख मुजीबुर रहमान जिन्होंने बांग्लादेश का निर्माण करवाया, उनकी मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है बुलडोजरों के द्वारा, उनके चित्रों को फाड़ा जा रहा है, उनकी तस्वीरों को हटाया जा रहा है। तब किस तरह से हमारे देश का बहुसंख्यक समाज ये उम्मीद कर सकता है कि वो वहां रहने वाले हिंदुओं पे तरस खाएंगे? यहाँ का बहुसंख्यक समाज सड़कों पे मशाल जुलूस लेकर निकल रहा है, मोमबत्ती जुलूस लेकर निकल रहा है और प्रदर्शन कर रहा है कि वहां पर शांति स्थापित हो जाए। मैंने आपको जैसा पहले बताया कि आप भेड़ियों के झुंड से ये कल्पना भी नहीं कर सकते कि वो आपकी जान बख्श देंगे। जिस तरह से वहां आवामी लीग के दफ्तर में आग लगाई गई, एक 5 सितारा होटल के अंदर 24 मासूम निरपराध लोगों को जिंदा जला दिया गया। और अब समय आ गया है, जिस प्रकार देश की पूर्व प्रधानमंत्री आयरन लेडी, जिसको संसद में खड़े होकर विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दुर्गा की उपाधि दी थी, उनकी तरह जिस तरह इंदिरा गांधी ने शेख मुजीबुर रहमान की मुक्ति वाहिनी के साथ मिलकर पाकिस्तान के 2 टुकड़े की और पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश बना दिया, आज जिस तरह से वहां हमारे हिंदू भाइयों का कत्लेआम हो रहा है, बहन बेटियों की इज्जत आबरू के साथ खिलवाड़ हो रहा है, और वहां बसे हुए 1 करोड़ 35 लाख हिंदू अपनी जान की भीख मांग रहे हैं, क्षमा याचना मांग रहे हैं। कुछ यहां के वामपंथी पत्रकार और गद्दार नेता बांग्लादेश में इस हो रही हिंसा को छात्र क्रांति कह रहे हैं। अगर ये छात्र क्रांति थी तो 5 अगस्त के बाद यह हिंसा रुक जानी चाहिए थी, लेकिन लगातार ऐसी तमाम वीडियो और पोस्ट आ रही हैं जिसमें देखा जा रहा है किस तरह हिंदुओं के घरों को चुन चुन कर टारगेट किया जा रहा है। अब तो वहां की सेना की भी ऐसी वीडियो आ रही हैं किस तरह वहां के हिंदू नौजवानों पर जुल्म ढाया जा रहा है।
उनको वहां गोली के साथ मारा जा रहा है। क्या देश की सेना का यही कर्तव्य होता है? मैं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी से कहूंगा, अगर आपके मन में जरा सी भी दया भावना है अपने हिंदू भाइयों की तरह, तो आज हमारी सेना, हमारा राष्ट्र इतना सक्षम है कि वो जब चाहे 2 दिन के अंदर, जिस प्रकार ढाका को हमने जीता था 1971 में, 2 दिन के अंदर आप बांग्लादेश के 2 टुकड़े करवा सकते हैं। और हिंदुओं को उनका अधिकार मिलना चाहिए। जो हमारे हिस्से बंगाल से टच है, असम से टच है और हमारे देश के बाकी राज्यों से टच है, वहां एक अलग हिंदू राष्ट्र की स्थापना की जाए, बंगाल हिंदू राष्ट्र की। क्योंकि आश्रय देना किसी समस्या का समाधान नहीं है। आज वहां पर 1,35,00,000 हिंदू रहते हैं। चलिए आज उनको आप शरण दे देंगे सीए के तहत, एनआरसी के तहत, लेकिन जो यहां पर बैठे हुए 8 करोड़ से ज्यादा अवैध घुसपैठिए हैं, क्या आप उनको वापस निकाल पाएंगे? बहुत असंभव है। और कल जब सरकारों ने कुछ नहीं किया तो हमारे ही दिल्ली के बहादुर 2 नौजवानों ने, एचआरडी के अध्यक्ष पिंकी चौधरी और दक्ष चौधरी ने, जब ये जिम्मा उठाया कि यहां से बांग्लादेशियों को खदेड़ा जाएगा, तो दोनों को उठाकर हिंदूवादी सरकार ने सीखचों के पीछे डाल दिया। क्या गलती थी? और अब उत्तर प्रदेश की पुलिस तुरंत फुरत बयान देती है कि वो बांग्लादेशी नहीं थे, वो शाहजहांपुर के मुसलमान थे। माना वो उत्तर प्रदेश के मुसलमान थे, लेकिन जिस तरह वहां पर बांग्लादेश के झंडे लगे होते हैं झोग्गी झोपड़ी में, तब भी आप कह सकते हैं कि वो बांग्लादेश के समर्थक नहीं थे। और कितनी जल्दी आपने ये तय कर लिया कि वो बांग्लादेशी मुसलमान नहीं थे, वो शाहजहांपुर थे। एक विवेचना में वैसे पुलिस को महीनों लग जाते हैं, लेकिन कल बयान आने में उत्तर प्रदेश की पुलिस ने कोई देरी नहीं करी, क्लीन चिट दे दी। माना वो शाहजहांपुर के भी अगर वो मुसलमान थे, तो क्या सरकारी जमीनों पर जिस तरह से वो अवैध अतिक्रमण करके बैठे हुए थे, ये जायज है? वो जिस तरह से वहां झुग्गी झोपड़ी बनी हुई थी, कल को एक और हल्द्वानी के भनबूलपुरा की तरह वहां बड़ी झुग्गी बस्ती बन जाती, फिर पक्के मकान बन जाते, वहां मस्जिदें बन जाती, और फिर वक्फ बोर्ड वहां अपना दावा ठोकता कि ये वक्फ की जमीन है, यानी सरकारी जमीन को हत्याने के एक षड्यंत्र है। पूरी दिल्ली और एनसीआर में इस तरह से कूड़े बीनने वाले, और जिनमें ज्यादातर, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, ज्यादातर बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान हैं जो अवैध घुसपैठिए हैं। मैं तमाम मुसलमानों की बातें नहीं कर रहा हूं, वो इस देश के नागरिक हैं, उनको यहां से निकालने की कोई बातें नहीं कर रहा, लेकिन चिन्हित किया जाए दिल्ली के जितने भी रेलवे पटरियां, उनके दोनों तरफ रहने वाले ज्यादातर बांग्लादेशी मुसलमान हैं, रोहिंग्या हैं। और सूली पे चढ़ा दिया जा रहा है पिंकी चौधरी को, दक्ष चौधरी को। भाई क्यों? क्या कसूर है उनका? माना उन्होंने शिनाख्त नहीं की, अब क्या उनके वो आधार कार्ड चेक करते, आइडेंटिटी प्रूफ चेक करते, वो भी उनके अगर चेक करते तो वो भी नकली बने हुए हैं। यहां पर यहां दोषियों को सजा नहीं मिलती, लेकिन जो हिंदुओं के हक में आवाज उठाता है वो सजा का हकदार हो जाता है। ऐसा ही 5 अगस्त को हुआ, जब 5 मांगों के समर्थन में मैंने और मेरे तमाम साथियों ने वहां प्रदर्शन करा था, तब हमें जेलों में डाल दिया गया था। क्यों ऐसा होता है? कहने को भाजपा अपने आप को हिंदूवादी पार्टी कहती है, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, और उसके बावजूद इतना तुष्टीकरण क्यों है? क्यों नहीं जो वहां अवैध झुग्गी बस्ती डालकर बैठे हुए थे उनसे पूछा जाए आप सरकारी जमीन पे किस प्रकार इस प्रकार का अतिक्रमण कैसे कर सकते हैं? पूरी दिल्ली एनसीआर में इन्होंने अतिक्रमण कर रखा है, कूड़ा बीनने के नाम पर। सरकारी जमीनों, चाहे वो सीमापुरी हो, जहांगीरपुरी हो, कहीं भी आप देख लीजिए, हजारों एकड़ जमीन पर इनका भूमाफियाओं का कब्जा है। बाद में ये वहां पर मस्जिद बना लेते हैं और मज़ारे बना देते हैं, और फिर लैंड जिहाद का एक सिलसिला शुरू हो जाता है। वक्फ बोर्ड के माध्यम से
मैं कहना चाहता हूं, इन प्रदर्शनों से कुछ नहीं होगा। देश की सरकार पे दबाव बनाइए। आज देश में एक सक्षम सरकार है। देश की सेना 1971 के मुकाबले बहुत ज्यादा मजबूत है। अगर आप उस वक्त पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर सकते थे तो आप हिंदू राष्ट्र की मांग भी कर सकते हैं। बांग्लादेश में 17 करोड़ या 18 करोड़ की आबादी है, जिसमें तकरीबन 1 करोड़ 35 लाख हो सकता है, 1.5 करोड़ भी हो। उस तरीके से आप एक जमीन लीजिए, बाकी संसाधन लीजिए और एक हिंदू राष्ट्र का निर्माण कीजिए जहां जहां हमारी सीमा बांग्लादेश से टच होती है। तभी और उस पूरे बॉर्डर एरिया में एक नई फेंसिंग लगाइए, सीलिंग कीजिए, जिसमें करंट भी होना चाहिए ताकि कोई अवैध घुसपैठिया हमारे देश में ना घुस पाए। और आसाम में, अरुणाचल में और पश्चिम बंगाल में जितने अवैध घुसपैठिए हैं, पूरे उन्हीं प्रदेशों से नहीं, पूरे भारत से इनको खदेड़ा जाए। तमाम जो आतंकवाद है देश से 2 दिन में समाप्त हो जाएगा। और सबसे पहली लगाम लगानी चाहिए वक्फ बोर्ड से, क्योंकि यही पैसे से ये घुसपैठियों की मदद करते हैं। और मदरसों की गहन जांच होनी चाहिए। जिन मदरसों में अवैध गतिविधियां चल रही है, राष्ट्र के विरुद्ध गतिविधियां हो रही है, जो रजिस्टर्ड मदरसे नहीं हैं, उनको बंद कर देना चाहिए। क्योंकि अगर हिंदुओं को आज़ादी नहीं है अपनी धार्मिक शिक्षा देने की, तो इनको ये आज़ादी क्यों है? ये देश बहुसंख्यक हिंदुओं का होने के बाद भी हमें धार्मिक शिक्षा की आज़ादी नहीं है। और मदरसों में क्या होता है ये आप सबको मालूम है। क्योंकि सबसे बड़े अगर कोई आतंक के केंद्र हैं तो देवबंद का यूनिवर्सिटी है, AMU है और ये मदरसे हैं। जिस दिन ये बंद हो जाएंगे, वक्फ बोर्ड बंद हो जाएगा, भारत में आतंकवाद पर ताला लग जाएगा। क्योंकि भारत का ज्यादा नहीं कहूंगा, बहुत ऐसे मुसलमान हैं जो राष्ट्रवादी मुसलमान हैं, जो देश हित में सोचते हैं, APJ अब्दुल कलाम की तरह। तो आप समय आ गया है मेरे भाइयों, इन छोटे मोटे प्रदर्शनों से कुछ नहीं होने वाला। मैं आपको हिंसा के लिए ना कह रहा हूं ना उकसा रहा हूं, क्योंकि हमें कभी हिंसा नहीं सिखाई। लेकिन अगर आपके आसपास कोई संदिग्ध नजर आए, कोई बांग्लादेशी नजर आए, कोई रोहिंग्या आपको लगे, तो उसकी आइडेंटिटी चेक कीजिए और उसके बाद आप अपने नज़दीकी थाना क्षेत्र में जाकर उसके बारे में सूचना दीजिए। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, अपने राष्ट्र की रक्षा करना, अपने धर्म की रक्षा करना, अपने लोगों की रक्षा करना। अगर आप अपने लोगों की रक्षा नहीं कर सकते तो आप उनकी आवाज बन सकते हैं। आज आप पिंकी भैया की आवाज बने, दक्ष चौधरी की आवाज बने, मेरी आवाज बने। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर आप इस चैनल की कुछ आर्थिक सहायता करना चाहते हैं तो आप इस चैनल की आर्थिक सहायता भी कर सकते हैं, क्योंकि हर जगह जाने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। पैसे के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, ना कोई क्रांति हो सकती, ना कुछ हो सकता। आज देशद्रोही चैनलों के पास पैसे की फंडिंग की कोई कमी नहीं है, क्योंकि विदेशों से उनके पास पैसे आते, लेकिन हमारे जैसे राष्ट्रवादी चैनलों को बहुत अधिक आवश्यकता है आप लोगों की आवाज़ उठाने के लिए। नीचे मैं अपना पेटीएम नंबर, फ़ोन पे, गूगल पे का नंबर दे रहा हूं। अगर आपको लगता है यह चैनल राष्ट्र हित में, देश हित में, हिंदू हित में आवाज़ उठाता है तो इस चैनल की आर्थिक मदद अवश्य कीजिए। मैं आपका दोस्त, आपका मित्र राजेश भसीन, संवाद नेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।